हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए ये सीरीज शुरू करते हैं। इससे पहले भी ये सीरीज आपका पीएचडी पैट का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसके बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है। जो भी आप अभी एलएनएमयू पीएचडी पैट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, एलएनएमयू दे रहे हैं या आप एक्यू का दे रहे हैं, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पीएचडी पैट, या जो आराम यूनिवर्सिटी उसका दे रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी पैट का जब एग्जाम होगा तो उसी के बेस पे क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी नहीं देखे हैं, आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू भी दिख जाएगा। उसके बाद आप मॉक करें तो आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि हमने इससे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 5-7 साल में करवा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्ले लिस्ट में जाकर के सब देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे मॉक टेस्ट की ओर, और क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करेंगे। जो भी आप लोग को कंफ्यूजन लगेगा आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम को द्वारा प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा जाए। क्या है, which of the following best explain the educational use of instant messenger। कह रहा कि भाई इंस्टेंट मैसेंजर एजुकेशनल यूज में ये क्या होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर के शैक्षणिक उपयोग को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। जो इंस्टेंट मैसेंजर को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है, जो बताता है, तो क्या होगा, वो ओनली फॉर इंटरटेनमेंट थोड़ी होता है। रियल टाइम कम्युनिकेशंस एंड कोलैबोरेटिव लर्न, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलता है ना, उसको बोलते हैं इंस्टेंट मैसेंजर। अब कहेगा इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल व्हाट्सएप होता है। व्हाट्सएप जो है क्या है, व्हाट्सएप इंस्टेंट मैसेंजर है। व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब क्या होता है, इंस्टेंट मैसेंजर होता है। आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिलता है, तुरंत आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। फेसबुक हो गया, ये जितना भी क्या होता है, इंस्टेंट मैसेंजर होता है कि रियल टाइम कम्युनिकेशन करा जाता है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंस्टेंट मैसेंजर अलाउ रियल टाइम, जो सिंक्रोनस होता है, दो तरफा बातचीत होता है। इसका मतलब क्या होता है, सेकंड मतलब दो तरफा बातचीत होता है। इंटरेक्शन, ठीक है, ये आपका यहाँ पर इंटरेक्शन हो गया, देख लिया जाए। हाँ चलिए ठीक है। सिंक्रोनस होता है, दो तरफा बातचीत होता है। इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन हुआ, मतलब दो तरफा बातचीत हुआ। इट हेल्प्स इन इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग, मान लीजिए वहां डाउट में तुरंत क्लियर हो जाता है, ठीक है। डिस्कशन हो गया, शेयरिंग ऑफ लर्निंग मटेरियल्स हो गया, एंड ग्रुप कोलोबरेशन। ग्रुप कोलोबरेशन मतलब एक साथ पढ़ने के बाद जो भी डाउट्स होता है क्लियर हो जाता है। इट सपोर्ट्स द कंटिन्यूअस लर्निंग वेयर नॉलेज इज बिल्ट थ्रू द इंटरेक्शन। जब आप इंटरेक्शन करते हैं, आपसे जो क्वेश्चन आंसर कोई करता है, उसमें क्या होता है, नॉलेज बिल्ट होता है और फीडबैक भी प्रोवाइड करा जाता है। इसलिए इज नॉट मियरली इंटरटेनमेंट, सिर्फ नहीं होता है कि आप इंटरटेनमेंट में इसे कंसिडर नहीं कर सकते। एन इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन टूल होता है। और जो एग्जाम्पल बताए थे क्या क्या होता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब उसका इंस्टेंट मैसेज का एग्जाम्पल होता है, जो यहाँ पे नहीं है, मैंने वहां आपको बता दिया। इंस्टेंट मैसेंजर शिक्षक और छात्रों के बीच त्वरित समकालिक संवाद की सुविधा देता है। तो संवाद करना हो तो आप इंस्टेंट मैसेंजर का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि तुरंत शंका समाधान, चर्चा और अध्ययन सामग्री साझा करना, समूह सहयोग संभव होता है। यानी कि यह संरचनावादी अधिगम को बढ़ावा देता है। जो ये है ना आपका संरचनावादी अधिगम, इसको क्या करता है, बढ़ावा देता है। इसलिए यह केवल मनोरंजन नहीं कि सिर्फ मनोरंजन करना है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक प्रभावी शैक्षणिक साधन है। क्या है, प्रभावी शैक्षिक साधन भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, बताइए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं जी, नहीं, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस के कमीशन के चेयरमैन को, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि आप ये चीज देख लेंगे कि प्रेजेंट में अभी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। प्रेजेंट में जो है यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, और सबसे पहले चेयरमैन कौन थे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन। इससे क्वेश्चन एग्जाम में
एक्स्ट्रा बन सकता है, इसलिए आप इस चीज को एक बार देख लेंगे। अभी प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, और यूपीएससी सर्विस कमीशन कब आया, ये 3 क्वेश्चन इस तरह बनता है। लेकिन मैंने इसमें आप उस चीज को कर लेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आपका अभी मतलब कि इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यूपीएससी के चेयरमैन को नियुक्त करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 316 के अनुसार ऐसा होता है, ठीक है। आर्टिकल क्या कह रहा है, 316 of the Indian Constitution, the chairman of and members of UPSC are appointed by the President of India, इसको अपॉइंट करते हैं 316 अनुच्छेद के अनुसार। This ensure the independence and impartial functioning of the communications and protect it from the political interference को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आज राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, जिससे आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित रहती है और बनी रहती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार तो सबके पास है। ये आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, 21 इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार में क्या सम्मिलित है, जो सम्मिलित है उसको बताइए। ओनली फिजिकल एग्जिस्टेंस जी नहीं, फिजिकल थोड़ी होता है। राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार अलग है, राइट टू वोट मतदान का अधिकार अलग हुआ। राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, यानी कि गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार जो होता है ना, वही आर्टिकल 21 होता है। गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार जो होता है, यानी कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी आपका आर्टिकल 21 यही कहता है कि जीवन जीने का अधिकार गरिमा के साथ जीना चाहिए, ठीक है। यही आर्टिकल से आज है जो बचा के रखा हुआ है हर एक इंसान का अपना जो मर्यादा होता है, जो सिस्टम होता है, उस चीज को आज आर्टिकल ही फॉलो कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाने से ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और यह संविधान बना, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 टू इंक्लूड द राइट टू लाइफ, ठीक है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 यही कहता है कि विथ ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, जो लाइफ ह्यूमन जीने का जो अधिकार है, मतलब कि गरिमा के साथ लाइवहुड, हेल्थ एंड क्लियर इन्वायरमेंट होना चाहिए, शेल्टर, एजुकेशन एंड प्राइवेसी भी जरूरी है। इट इज नॉट लिमिटेड मेयर सर्वाइवल बट एंश्योर ए मीनिंगफुल लाइफ, लाइफ क्या होना चाहिए, एक मीनिंगफुल लाइफ होना चाहिए, तो जीवन जीने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए इसमें गरिमा में जीवन, आजीविका, स्वच्छ स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, आवास, शिक्षा और निजता को शामिल किया है। यह केवल जीवित रहने का नहीं, ठीक है, केवल जीवित रहने का नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति का जब सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 ही देता है, और आर्टिकल 21 का इंसान के लाइफ में बहुत ज्यादा, वुमेन के लाइफ में बहुत ज्यादा ही बहुत है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चंस की ओर। आर्टिकल 21A प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू व्हिच एज ग्रुप, अनुच्छेद 21A किस आयु वर्ग को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। देखिए ये जो होगा आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री और मतलब कि निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 इनस्टेड आर्टिकल 21 इस कहता है कि मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, ठीक है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है। For children between 6 to 14 years, this made the state constitutionally responsible for providing the elementary education. यानी कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार दिया गया। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य और फ्री एजुकेशन आर्टिकल
86 के अनुसार क्या किया दिया गया, यानी कि अधिकार हुआ। इससे राज्य पर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का संवैधानिक दायित्व आया। अब शिक्षा कौन सा बॉडी है, तो ये समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। यानी कि एक समवर्ती सूची मतलब क्या होता है कि ये मतलब ये केंद्र और राज्य, ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों इस पे परिवर्तन करता है, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। यानी कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इस चीज को परिवर्तन कर सकते हैं, शिक्षा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आर्टिकल 32 इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, यानी कि अनुच्छेद 32 जो है, 32 को संविधान की आत्मा और हृदय क्यों कहा जाता है? आखिर संविधान अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय क्यों कहा जाता है कि हृदय है? देखिए ये क्या करता है, इट प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि यह संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। किसी को भी कुछ भी अपील करना है तो आर्टिकल 32 के तहत कर सकते हैं, इसलिए आत्मा और हृदय कहा जाता है संविधान का आर्टिकल 32 का कि ये आत्मा और हृदय है, क्योंकि अगर कुछ भी अपील करना है तो आर्टिकल 32 वहां पे सहारा होता है, और इसीलिए उसको संविधान का क्या कहा जाता है, आत्मा और हृदय कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 32 जो होता है इम्पावर्स citizens to approach the Supreme Court directly for the enforcement of their fundamental rights, their various rights. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर call the heart and soul. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा, आर्टिकल 32 जो है heart and soul है, because without legal remedies फंडामेंटल राइट्स वुड बी मीनिंगलेस। यानी कि अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। सीधे आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा, क्योंकि उपचार के बिना अधिकार व्यर्थ हो जाते हैं। बात तो सही है, अगर उपचार ही ना हो तो अधिकार क्या होगा, व्यर्थ होगा ना, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, इसलिए इसे आत्मा और हृदय कहा गया है संविधान का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हु समन्स एंड प्रोग्यूस द सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, मतलब कि भारतीय संसद के सत्रों को आहूत, मतलब समून होता है आहूत, और स्थगित कौन करता है? यानी कि भारतीय संसदों को आहूत और स्थगित कौन कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर जी नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा जी नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास यह अधिकार होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास, कि दोनों सत्र को स्थगित वो कर सकते हैं, ठीक, या आहूत कर सकते हैं। आर्टिकल 85 के अनुसार कहा जाता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैज पावर टू समन prorogue the session of parliament. However, this power is exercised on the aid and advice on the council of ministers. Thus, constitutionally an authority lies with president, but functionally it is guided by the executive. ठीक है, वहाँ पे वो मतलब मेन प्रेसिडेंट ही होते हैं। और कहे बात उठता है कि दोनों सेशन को बुला करके एक साथ बैठक कौन करवा सकते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करवाते हैं, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा का भी। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्र बुलाने और समाप्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है। ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है, यद्यपि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, अतः संवैधानिक रूप से यह अधिकार राष्ट्रपति का है, ठीक है। संवैधानिक रूप से अधिकार किसके पास है, ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। चलिए, यहाँ बहुत लोग बोलेंगे लोकसभा स्पीकर के पास, तो वहाँ ये लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के। इनको ये नहीं होता कि स्थगित करने आहूत करने का अधिकार नहीं, सिर्फ अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के। यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है, द गवर्नर मतलब राज्यपाल जो होते हैं, द गवर्नर राज्यपाल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। अभी बिहार के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हैं। तो करेंट सेशन भी याद रख लें, और प्रथम कौन थे आप देख लेंगे कि सबसे पहले बिहार के राज्यपाल कौन थे, अभी बता दिए हम।
तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ठीक है। और स्टेट यूनिवर्सिटी, एक चीज और है, स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल जो होते हैं, ठीक है, राज्यपाल स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर वही होते हैं, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं, बात ये भी आता है भाई, स्टेट यूनिवर्सिटी के राज्यपाल होते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं आप, वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। और भाई वीसी जो होते हैं वाइस चांसलर, वो राष्ट्रपति, जैसे राज्य का स्टेट यूनिवर्सिटी है तो राज्यपाल के बाद वीसी का नंबर आता है, उसी तरह से प्रेसिडेंट के बाद यहाँ पर वीसी का नंबर आता है वाइस चांसलर। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जितना भी स्टेट यूनिवर्सिटी है सबके जो मतलब कि वीसी होते हैं, वीसी अलग होते हैं, और जो राज्यपाल होते हैं वहाँ के चांसलर होते हैं, ठीक है, उनके गाइडलाइन में यूनिवर्सिटी चलता है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है उसका चांसलर जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, और वीसी जो होते हैं, वीसी कौन होते हैं, वीसी वाइस होते हैं, जो वाइस चांसलर होते हैं, जो उसका वहां देख रेख करते हैं। इस तरह से यहाँ पे होता है, ठीक है। तो उनका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं राज्यपाल का, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 135 कहता है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको अपॉइंट करते हैं। द गवर्नर्स एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के, एंड लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इंश्योरिंग द फेडरल बैलेंस। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, क्लियर बात है। और राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। और मुख्यमंत्री क्या होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कि काम कौन करता है, जो भी फंडिंग है चीफ मिनिस्टर करता है स्टेट के अंदर, और राज्यपाल उसको क्या करते हैं, वो मतलब कि लागू करवाने का काम, साइनिंग का काम राज्यपाल के द्वारा होता है, और संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो। और केंद्र और राज्य के बीच सेतु की भूमिका निभाता है, ठीक है। और केंद्र और राज्य, जैसे कि कोई केंद्र में काम हो रहा है, राज्य के काम हो रहा है, तो दोनों के बीच जो मध्य का काम करता है वो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राज्यपाल जो होते हैं दोनों के बीच का काम को संतुलन बनाए रखने का काम राज्यपाल का होता है, राज्य और केंद्र के बीच का, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which of the following is discretionary power of the governor? नीन में से कौन सा राज्यपाल का विवेकाधीन अधिकार है, ठीक है, कौन सा विवेकाधीन अधिकार है राज्यपाल का? तो अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर इन हर असेंबली, त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। अपॉइंटिंग चीफ मिनिस्टर इन हर असेंबली, यानी कि त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना तो राज्यपाल का होता ही है अधिकार। इन सिचुएशंस वे टू नो पार्टी गेट्स ए क्लियर मेजोरिटी, जब क्लियर मेजोरिटी पार्टी का नहीं होता है तो गवर्नर यूजेस द डिस्क्रिशन टू इनवाइट ए लीडर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नर इनवाइट करेगा लीडर्स को। मान लीजिए चुनाव हुआ, ठीक है, वहां किसी का भी सरकार, पहले अगर मान लीजिए यहाँ अभी जो चुनाव हुआ था बिहार में, बीजेपी, ठीक है, बीजेपी प्लस जेडीयू दोनों साथ में चुनाव हुआ, ठीक। और आरजेडी, मैं मेजर पार्टी को आरजेडी प्लस अदर, ठीक है, आरजेडी प्लस अदर रहा। तो मान लीजिए अगर स्थिति ये आता, इसमें तो बहुमत पूरा बीजेपी को आया था, ठीक है, सरकार बनाने के लिए 100 बहुत 100 सीट आया गया था, मोटा मोटी राजद को 25 सीट आया था, और 102-103 के आसपास यहाँ पर सीट आया था। तो एक्चुअली यह पूरा बहुमत हो गया। और अब यहीं पर एक कंडीशन बन जाता, कंडीशन क्या बनता कि बीजेपी को भी मान लीजिए कि 100 आसपास सीट आता, आरजेडी को भी 115 के आसपास पूरा गठबंधन मिलाकर सीट आता, तो अदर को भी मान लीजिए 20-25 सीट आता। तो इस तरह से अगर सिस्टम बनता तो वहाँ क्या होता, सरकार कोई भी पार्टी बनाने की स्थिति में नहीं होता। जब वहाँ सरकार मान लीजिए किसी पार्टी का नहीं बनता तो उस कंडीशन में राज्यपाल निमंत्रण देंगे किसी भी नेता को, और अमूमन यह देखा जाता है कि जिसका पार्टी बड़ा हो उससे ही निमंत्रण पहले दिया जाता है सरकार बनाने के लिए।
अगर मान लीजिए यहाँ पर क्लियर था कि यहाँ पर सरकार बन रहा है, जब सरकार नहीं बनता है तो उस कंडीशन में अगर पूरा नहीं बन पाता है तो राष्ट्रपति शासन तो है ही कि प्रेसिडेंट शासन लग जाता है। ठीक है, दिस इज नॉट डन ऑन मिनिस्ट्रियल एडवाइस एंड हेंस इज ए डिस्क्रेशनरी फंक्शन। मतलब कि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तब राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं बल्कि सब विवेक से किया जाता है, उस कंडीशन में होता है। ठीक है, लेकिन जो बता अभी जो कंसेप्ट ये था ये बता दिए हम। तो त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में ऐसा होता है, लेकिन अमूमन ऐसा देखा नहीं जाता है। ठीक है, जो सीट आ गया सीट के हिसाब से सरकार का डिसाइड होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which right is used to protect right to life and personal liberty under Article 21? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कौन सी रीट प्रयोग की जाती है? कौन सी रीट का प्रयोग किया जाता है जीवन की रक्षा के लिए? तो हेबस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षकरण जो होता है इसका यूज रीट का यूज किया जाता है। हेबस कॉर्पस जो होता है लिटरली द मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी। ठीक है, टू प्रोड्यूस द बॉडी। इट इज इशूड टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम इलीगल डिटेंशंस। उसके बाद डायरेक्टली सेफगार्ड्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर द आर्टिकल 21 के तहत ये होता ही है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है शरीर को प्रस्तुत करो। क्या है भाई? शरीर को प्रस्तुत करो। यह अवैध हिरासत से व्यक्ति की रक्षा करता है और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। Which of the following best explain the constitutional relationship between Article 21 and Article 21A? यानी कि अनुच्छेद 21 और 21A के बीच जो संवैधानिक संबंध है को सबसे अच्छी तरह से कौन कथन स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, तो ये जो होगा आपका आर्टिकल 21 इज एन एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के तहत ये मिलता है। अनुच्छेद 21A अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का विस्तार होता है। यही जो है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 के बीच रिलेशनशिप को दर्शाता है। ठीक है, आइए देखा जाए आर्टिकल 21 जो कहता है कि गारंटीज द राइट टू लाइफ। गारंटी है भाई राइट टू लाइफ का विथ डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ। एजुकेशन इज एन एसेंशियल कंडीशंस फॉर ए डिफाइंड लाइफ। देयरफॉर आर्टिकल 21A, इसलिए आर्टिकल 21A जो होता है विच प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है 14 साल के बच्चे तक को। चिल्ड्रेन 6 से 14 ईयर्स इज कंसीडर ए नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 21 को बढ़ाया गया इसके लिए। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो होता है गरिमा में जीवन का अधिकार देता है और शिक्षा गरिमा में जीवन की आधारशिला है। इसलिए अनुच्छेद 21A को अनुच्छेद 21 का ही विस्तार माना जाता है जो बच्चों के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं। What is the minimum age required to become a president of India? यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज चाहिए? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए जो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? तो मिनिमम 35 साल चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल एज होना चाहिए, वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 58 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द क्वालिफिकेशंस फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 58 कहता है कि इट क्लियरली स्टेट दैट द पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए। तो वो एलिजिबल हो गए राष्ट्रपति बनने के लिए। This higher age limit ensure the maturity, experience and political wisdom पर डिपेंड करता है for holding the highest constitutional post of the country। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम 35 वर्ष निर्धारित करा गया है। यह जो है आयु सीमा
ये आयु सीमा इसलिए रखी गई है ताकि व्यक्ति में परिपक्वता आवे। 35 साल तक परिपक्वता आ ही जाता है। अनुभव और संवैधानिक समझ हो, क्योंकि राष्ट्रपति देश का जो है सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। संवैधानिक सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, इसलिए 35 साल कम से कम होना जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट आया जाए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, जिसे सांसद बोलते हैं। लोकसभा का सदस्य संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए कि जो लोकसभा का सांसद बन सकता है, तो मिनिमम 25 साल होना चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए, ठीक है। ये आपका राज्यसभा होगा तो 30 साल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, a person must be at 25 years age to be elected as a member of Lok Sabha। लोक सभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम कितना चाहिए आपका एज 25 साल, ठीक है। दिस ensure that the representative has sufficient maturity to participate in law making national governance। यानी कि संविधान जो है मेरा अनुच्छेद 84 के अनुसार ये कहता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि प्रतिनिधि में कानून निर्माण, राष्ट्रीय शासन के लिए आवश्यक समझ और परिपक्वता हो, ठीक है। यानी कि समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मिनिमम एज एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा बनने के लिए कितना मिनिमम एज चाहिए, तो अभी जस्ट डिस्कस करेंगे। 30 वर्ष यानी कि 30 साल जो है राज्यसभा के लिए एज चाहिए। आर्टिकल 34 के अनुसार ही कहा जाता है कि प्रोवाइड द पर्सन मस्ट बी लिस्ट 30 ईयर्स। कम से कम राज्यसभा का जो सदस्य बनेंगे उनको 30 साल मोस्ट होना चाहिए ओल्ड टू बिकम ए राज्यसभा मेंबर बन सकते हैं। सिंस राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड रिप्रेजेंटेटिव द स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हायर एज एंश्योर एक्सपीरियंस मिलता है उससे, मैच्योर जजमेंट और लेजिस्लेटिव मैटर्स को हैंडल करते। अनुच्छेद 84 के अनुसार जो है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा उच्च सदन है, इसलिए इसमें अनुभव और परिपक्व निर्णय क्षमता वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है कि अनुभव हो और परिपक्व हो, ठीक है। इसमें चुनाव नहीं होता है, इसमें विधायक के द्वारा जो है चुना जाता है राज्यसभा सांसद, ठीक है। और इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है जो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे राज्यसभा का काम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। What is the minimum age required to become a member of the legislative assembly। विधायक यानी कि जो एमएलए बनते हैं, एमएलए हुआ, ठीक है। यानी कि विधायक बनने के लिए कितना एज चाहिए, विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इस चीज को है कि बताइए। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, विधायक बनने के लिए जो है 25 साल होना चाहिए, ठीक है। अगर 25 साल एज आपका कंप्लीट हो गया तो विधायक बनने के लिए आप एलिजिबल हैं कि विधायक बन सकते हैं, ठीक। यानी कि एज पर आर्टिकल 173 कहता है कि ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए पर्सन मस्ट बी एट लीस्ट 25 ईयर्स एज। अगर 25 साल एज पूरा कर लिया जाता है तो एज टू बिकम ए member of the state legislative assembly, this ensure that the lawmakers at the state level possesses basic political maturity and understanding develop हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। अगर 25 वर्ष है तो आप विधानसभा के सदस्य बन रहे हैं, जिससे राज्य स्तर पर कानून बनाने वालों में पर्याप्त परिपक्वता सुनिश्चित हो सके। 25 साल तक परिपक्वता आ जाता है, इसलिए आर्टिकल 173 के अनुसार 25 साल निर्धारित किया गया है एज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच विद द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु संवैधानिक पद का सही मेल है।
सही मेल कौन सा है संवैधानिक पद का? तो प्रेसिडेंट का 30 साल गलत हो गया ना, 35 साल होना चाहिए। प्रेसिडेंट का 35 साल, लोकसभा का 25, जी सही है। राज्यसभा का 30, राष्ट्रपति का 35, लोकसभा का 25, राज्यसभा का 30, ये सही एज मैचिंग कर रहा है, इसलिए आपका आंसर यहाँ भी सही होगा। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो डिस्कस करें, एक समराइज क्वेश्चन ये बना, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द डिफरेंस डिफरेंट मिनिमम एज लिमिट्स टू डिफरेंट ऑफिसेज। प्रेसिडेंट 35 इयर्स आर्टिकल 58 के तहत कहा गया है। लोकसभा मेंबर 25 साल आर्टिकल 84 के अनुसार, राज्यसभा मेंबर 30 साल आर्टिकल 84 के अनुसार, यानी कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य की 25 वर्ष, राज्यसभा की 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ये सही निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which characteristic best distinguishes an adult learner from child? यानी कि जो एडल्ट लर्नर और चाइल्ड लर्नर है, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट आता है, क्या कैरेक्टर अलग होता है? वयस्क विद्यार्थी को बाल शिक्षार्थी से अलग करने वाली मुख्य विशेषता कौन सी है जिससे अलग किया जाता है? तो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। देखिए वयस्क जो होता है, एडल्ट लर्नर जो होता है ना, वो अनुभव आधारित अधिगम को प्रधानता देता है। और अधिगम क्या होता है, चलिए जब आप एक्सपीरियंस से चीज को सीखते हैं तो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। और जो चाइल्ड लर्नर होता है उसे रट्टाफिकेशन करता है। इसलिए चाइल्ड लर्नर को जो होता है, आप मेमोरी लेवल टीचिंग में इसको रखा जाता है कि सिर्फ रट्टाफिकेशन, मतलब फैक्ट से मत, जो फैक्ट है, क्या होता है कि जो फैक्ट है, अगर टेबल रटना है तो सिर्फ टेबल रट के जाना है, उसका मतलब नहीं समझना कि कैसे होता है। बट जो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होता है, उसका मतलब समझना है कि इसे क्यों होता है, कैसे होता है, यही अंतर होता है। ठीक है, दोनों लर्निंग में। यानी कि एडल्ट लर्नर्स ब्रिंग ए वेल्थ ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस से सीखता है, प्रायर नॉलेज भी जाता है, प्रैक्टिकल स्किल्स होता है इनटू द लर्निंग प्रोसेस। देयर लर्निंग इज मोर सेल्फ डायरेक्टेड। लर्निंग क्या होता है, ये ज्यादा होता है खुद से डायरेक्टेड। अब जब खुद से पढ़ेंगे ना, हर चीज ज्यादा याद होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है एंड गोल ओरिएंटेड होता है। ये भी बात है, गोल कुछ ना कुछ करना है, गोल ओरिएंटेड लर्निंग होता है एडल्ट का। दे प्रीफर टू कनेक्ट न्यू इंफॉर्मेशन, नया नया चीज को जानने का उत्सुक रहना, विथ फास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से एंड रियल लाइफ सिचुएशन। अनलाइक चिल्ड्रन उसका विपरीत है, उल्टा है। अनलाइक चिल्ड्रन, एडल्ट आर मोटिवेटेड इंटरनली, आर कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है, चिल्ड्रन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग किसमें आता है, ये चिल्ड्रन में आता नहीं, ये आता है एडल्ट लर्नर में। ठीक है, देयरफॉर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग इज हॉलमार्क ऑफ एडल्ट लर्नर। यानी कि वयस्क अपने जीवन अनुभव, पूर्व ज्ञान, व्यवहारिक कौशल को अधिगम प्रक्रिया में लाते हैं। उनका अधिगम जो है आत्मनिर्देशित होता है, समस्या केंद्रित होता है और लक्ष्य केंद्रित होता है कि क्या करना है। वहां पे जो है लक्ष्य केंद्रित भी होता है। जो एडल्ट लर्नर होते हैं, क्या होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है। और वे जानकारी को अपने पिछले अनुभवों और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना पसंद करते हैं, कि जो वास्तविक जीवन है उसको जोड़ना पसंद करते हैं। यानी कि बच्चों के विपरीत, बच्चा का स्टडी अलग होता है, सिर्फ याद करना होता है। ठीक है, यानी कि वयस्क आंतरिक प्रेरणा से सीखते हैं, जो उनका अंदरूनी प्रेरणा है, इंटरनल पॉइंट है, उससे सीखते हैं वो। और चिंतनशील सोच में सक्षम होते हैं, कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं, ये कैसे हुआ, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इस चीज को डेवलप करा जाता है एडल्ट लर्नर में। ठीक है, इसलिए अनुभव आधारित अधिगम जो होता है वयस्क शिक्षार्थियों की मुख्य विशेषता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which approach is most suitable for a school level student learner? यानी कि विद्यालय स्तर के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है, ये बताइए कि विद्यालय स्तर के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है। जी, तो पेडागोगी विथ गाइडेंस, मार्गदर्शन युक्त शिक्षण जो होता है, ये विद्यालय स्तर के दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त है।
School students are still developing cognitive, emotional and social skills develop होता है. They require structured learning, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलता है, मोटिवेशन, रेनफोर्समेंट एंड सुपरविजन, ये सब जो है स्कूल लेवल पे पेडागोगी पे दिया जाता है. पेडागोगी प्रोवाइड द टीचर्स डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जबकि सपोर्टिंग स्टूडेंट लर्निंग. टीचर्स जो होता है प्लान, ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्ट कंटेंट. टीचर क्या काम का क्या होता है, पहले प्लान करता है ऑब्जेक्टिव्स का, फिर सेलेक्ट कंटेंट, फिर यूज डेमोन्स्ट्रेशन, क्वेश्चनाइजिंग एंड एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड द फीडबैक. लास्ट में फीडबैक प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है. तो अनलाइक द एडल्ट लर्नर उसका उल्टा होता है. स्टूडेंट लर्नर्स के नोट भी रिले ऑन सेल्फ डायरेक्टेड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, ठीक है. यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट नहीं, कौन सा होता है आपका, एडल्ट लर्नर होता है, ठीक है. ऑलवेज ये रखेंगे याद कि एडल्ट लर्नर जो होता है वही एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, ठीक. चलिए नेक्स्ट आते हैं. क्या है, विद्यालय स्तर के छात्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक कौशल विकसित कर रहे होते हैं, ठीक है. उन्हें संरचित अधिगम, चरणबद्ध मार्गदर्शन, प्रेरणा, पूर्णबलन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है. पैडागोजी जो होता है शिक्षक निर्देशित शिक्षण प्रदान करता है, ठीक है. और इसमें जबकि छात्र के अधिगम को समर्थन देता है, शिक्षक उद्देश्य तय करते हैं, सामग्री चुनते हैं. पैडागोगी में जो विद्यालय स्तर पे होता है उसकी बात कर रहे हैं. प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर और गतिविधियों के लिए उपयोग करते हैं और प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं. वयस्क शिक्षार्थियों के विपरीत होता है, जो वयस्क शिक्षार्थी होता है विपरीत होता है. छात्र स्व निर्देशित या अनुभव आधारित अधिगम पर निर्भर नहीं हो सकते. ये विद्यार्थी नहीं हो सकते. ये होते कौन है, जो एडल्ट लर्नर होते हैं वो अनुभव पे आधारित होते हैं, ठीक है. चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ा जाए. मेमोरी लेवल टीचिंग मेनली फोकस ऑन. स्मृति स्तर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य बताइए कि क्या है. रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, स्मरण और पहचान, सिर्फ याद करना ही होता है, जो कि मेमोरी लेवल टीचिंग में होता है. मेमोरी लेवल टीचिंग एम्फसाइजेस रूट लर्निंग, सिर्फ रट्टाफिकेशन जो होता है वो होता है आपका मेमोरी लेवल टीचिंग में. रिपीटेशन, उसे बार बार याद करना, सिर्फ फैक्ट को पहचानना, डेट्स, डेफिनेशंस याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, सीक्वेंस सिर्फ याद करना है. इसमें इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग बट डज नॉट एंगेज. फाउंडेशन ऑफ लर्निंग कर सकते हैं कि है ये, लेकिन इसमें इंगेज नहीं कर सकते हैं लर्निंग को. डज नॉट एंगेज द हायर ऑर्डर थिंकिंग को आप इसमें डेवलप नहीं कर सकते. इट इज ऑफन यूज्ड टू क्लियरली द स्टेज ऑफ एजुकेशन टू इंश्योर द रिटेंशन बिफोर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. इसको सही कर देते हैं लोग को. हाँ, रिटेंशंस, चलिए क्या, रिटेंशंस बिफोर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन आर डेवलप. यानी कि स्मृति स्तर शिक्षण रटने, दोहरा और तिथियों, परिभाषाओं, सूत्रों और अनुक्रमों को याद करने पर जोर देता है. यह जो है यह अधिगम की नींव बनाता जरूर है. अधिगम जो स्टार्ट होता है, अगर बच्चा को स्टूडेंट को टेबल रट रहा होता है, फॉर्मूला रट रहा होता है, मान लीजिए गणित का हो गया, साइंस का जो फॉर्मूला रटनाफिकेशन होता है वो सब इसी का पार्ट है, लेवल टीचिंग का पार्ट है. तो जो रटने वाला काम होता है इसमें होता है, ठीक है. यानी लेकिन यही लर्निंग ऑफ फाउंडेशन इसे हम बोलते हैं. लेकिन उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल को विकसित नहीं करता, बात सत्य है. यह अक्सर प्रारंभिक शिक्षा में इस्तेमाल होता है ताकि समझ और प्रयोग से पहले सामग्री याद रहे. अब उसी को याद करेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल में, जो मेमोरी और टीचिंग का पार्ट है, और नेक्स्ट जो मूव करेगा किसमें करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में मूव करता है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए. अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग एम्स टू, यानी कि समझ स्तर शिक्षण का लक्ष्य क्या है, ये बताइए कि इसका लक्ष्य क्या है. तो इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन, व्याख्या और अर्थबोध को समझना जो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होता है, ठीक है. यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग
फोकसिंग ऑन comprehensions rather than मेमोराइजेशंस के अलग होता है। यहाँ कैसे आया उस चीज को समझना और समझ समझ के याद करना, समझ समझ के पढ़ना, यही जो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग होता है। ठीक है, स्टूडेंट लर्न टू इंटरप्रेट, एक्सप्लेन, बातों को एक्सप्लेन करने के लिए सीखना, इंटरनलाइज कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना, इट इन्वॉल्व रियलिटी, रिलेटिंग द फैक्ट को रिलेट करना, आइडेंटिफाइंग कॉजेज एंड इफेक्ट्स, कॉज और इफेक्ट को कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस चीज को भी जानना जो होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल का ही मतलब टीचिंग होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड बिहाइंड इंफॉर्मेशंस, दिस स्टेज ब्रिजेज मेमोरी बेस्ड लर्निंग, यानी कि मेमोरी बेस्ड के बाद यही लर्निंग दोनों का लिंकअप हो जाता है ना, यानी कि विद हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स में फिर डेवलप होता है। यानी कि समझ स्तर जो होता है शिक्षण केवल रटने पर नहीं बल्कि समझने पर केंद्रित होता है। छात्र तथ्यों को व्याख्या करना, यानी कि जो छात्र तथ्य होता है उसको व्याख्या करना, कारण परिणाम समझना और जानकारी के पीछे का अर्थ जानना सीखते हैं। यह स्तर स्मृति आधारित अधिगम को उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल से जोड़ता है। ठीक है, उससे क्या करता है, जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आया जाए। क्या है, कॉग्निटिव लेवल टीचिंग इज कंसर्न विथ, संज्ञानात्मक स्तर शिक्षण किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका मेंटल प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग, जी थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो डेवलप होता है ना, वो होता है आपका कॉग्निटिव लेवल टीचिंग में, यानी कि चिंतन व समस्या का समाधान जो भी होता है वो संज्ञानात्मक स्तर पे होता है, इसलिए आपका आंसर ये सही है। यानी कि कॉग्निटिव टीचिंग टारगेट्स द हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस को टारगेट करा जाता है एज पर ब्लूम टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग। एनालिसिस, क्या एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एप्लीकेशंस, इट डेवलप थिंकिंग स्किल्स, इसमें डेवलप करा जाता है। रीजनिंग एबिलिटी, भाई हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज को जानना। डिसीजन मेकिंग, अब मान लीजिए अगर आप अभी पीएचडी का एग्जाम दे रहे हैं, पीएचडी करेंगे, जब आपका थीसिस बनेगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, तो आपको वहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो करेंगे, यानी कि जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगा कि हम एक्सपेरिमेंट किस तरह से करें, कैसे करें, ये डिसीजन मेकिंग का काम पीएचडी में हुई होता है। तो यहाँ पे जो आपका जो टीचिंग का लेवल होगा वो कॉग्निटिव लेवल टीचिंग होगा। ठीक, एंड इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट, स्टूडेंट एक्टिवली प्रोसेस इंफॉर्मेशन रेदर देन जस्ट मेमोराइज और रिकॉल, सिर्फ यादें करना काम यहाँ पे नहीं रह जाता है। संज्ञानात्मक शिक्षण ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार उच्च स्तरीय, ठीक है, उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है, यानी कि विश्लेषण, ट्रांसलेशन, विश्लेषण, ठीक है भाई, ट्रांसलेशन, मूल्यांकन, समस्या समाधान और प्रयोग होता है। यह सोचने की क्षमता, तर्क, निर्णय और बौद्धिक भागीदारी को विकसित करता है। छात्र केवल याद नहीं बल्कि जानकारी को सक्रिय रूप से संसाधित करते हैं। सिर्फ रटना ही नहीं होता है बल्कि उससे जानकारी लेना, सक्रिय रूप से सीखने का काम जो इसमें किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which features reflect effective classroom teaching, यानी कि कौन सा फीचर्स जो है इसमें इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग को पहचानता है, यानी कि प्रभावी कक्षा के शिक्षण की पहचान क्या है कि एक अच्छा प्रभावी कक्षा हो तो स्टूडेंट इंटरेक्शन, जब स्टूडेंट आपके बातों से सहमत हो, जब क्लास आप ले रहे होते हैं, जब स्टूडेंट को पूरा पॉइंट क्लैरिफाई हो, समझ में आ रहा हो, तभी क्लास जो है प्रभावी शिक्षण में आता है कि आप वहाँ पे मतलब कि अच्छा से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ में भी आ रहा है, तो प्रभावी कक्षा शिक्षण का हो जाता है। इफेक्टिव क्लासरूम जो होता है, टीचिंग इनकरेज द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए और समझ स्तर विकसित होना चाहिए। क्वेश्चनाइजिंग, क्वेश्चनाइजिंग मतलब जब क्वेश्चन जब बच्चे से पूछते हैं स्टूडेंट से तो क्या होता है, उसके अंदर थिंकिंग होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बाहर आता है और जवाब देते हैं। इससे जो भी कॉन्सेप्ट क्लियरफाई नहीं हो रहा है वो कॉन्सेप्ट क्लियरफाई हो जाता है।
डिस्कशन करने से भी मान लीजिए जो डाउट है क्लियर हो जाता है, डिबेट करने से भी होता है, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज enhance engagements and understanding, passive listening or not dictations alone does not develop critical thinking or problem solving skill develop नहीं होता ठीक है। नोट डिक्टेशन एलोन डज नॉट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में डेवलप होता ही है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है, बट जब पेसिव होगा, जब लिस्टनर क्या करा, जब पेसिव होगा तो सब डेवलप नहीं होगा। जैसे लेक्चर मेथड होता है, ठीक है, लेक्चर मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट इसमें पेसिव होता है, सिर्फ टीचर लेक्चर दे के निकल लेते हैं, तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप थोड़ी होता है, बच्चा को समझ में, स्टूडेंट को आए नहीं आए, लेक्चर देकर निकल गए। लेकिन जब मतलब क्रिटिकल क्लासरूम जब एक्टिव होगा पार्टिसिपेंट स्टूडेंट का तो बेटर बनता है, ठीक। यानी कि प्रभावी कक्षा जो होता है शिक्षण, प्रभावी कक्षा शिक्षण शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है, जैसे प्रश्नोत्तर हुआ, चर्चा, बहस और सहयोगात्मक गतिविधियां, सहभागिता और समझ बढ़ती है। केवल मौन सुनना या नोट लिखना आलोचनात्मक सोच या समस्या का समाधान समाधान कौशल विकसित नहीं करता है, सिर्फ नोट लिखना, मौन रह के पढ़ना और लेक्चर मेथड का बात बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर। एडल्ट लर्नर आर मोर, वयस्क शिक्षार्थी अधिक होते हैं, ठीक है। क्या मतलब इसका, वयस्क शिक्षार्थी क्या होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, लक्ष्य केंद्रित होते हैं, यानी कि क्या होता है उनके पास एक लक्ष्य होता है एडल्ट लर्नर के पास, ठीक है। यानी कि जो एडल्ट लर्नर्स विथ क्लियर गोल्स सच एज करियर और करियर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, करियर सी आ रहा है, करियर होगा, स्किल एक्वाजिशन और पर्सनल ग्रोथ होता है। दे आर इंटरेस्टिंगली, यानी कि अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, एंड अप्लाई द लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशंस को वो देखते हैं। चिल्ड्रेन on other hand often learn under external motivation like teacher guidance और grades। बच्चे जो होते क्या होते हैं, टीचर पर डिपेंड होते हैं और ग्रेड मिला, मोटिवेशन मिला तो उस पर डिपेंड करते हैं। यानी कि वयस्क स्पष्ट लक्ष्य के साथ चलते, जैसे करियर, कौशल और व्यक्तिगत विकास वयस्क लर्नर में होता है के लिए सीखते हैं। वह आंतरिक खुद से प्रेरित होते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने को वास्तविक जीवन में लागू करते कि भाई सीखना कैसे है। बच्चों के लिए उलट है, बच्चों के लिए अधिगम जो होता है अक्सर मार्गदर्शन या ग्रेड जैसी बाहरी प्रेरणा पर निर्भर होता है, कि बाहरी प्रेरणा कहाँ से मिल रहा है वो बच्चों पर निर्भर होता है, ठीक। Which questions belong to the understanding level, कौन सा प्रश्न समझ स्तर से संबंधित है ये बताइए। तो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब आपको किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करना, ठीक है, मान लीजिए अगर हमको एक्सप्लेन रिसर्च को ही करना है, रिसर्च हम पढ़ रहे हैं, अगर रिसर्च को ही एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या होता है, तो जो एक्सप्लेनेशन रहा है आपका यही तो रहा अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का कहानी, ठीक है। यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन की बात आएगी, इंटरलाइजेशन का बात आएगा, तो आपका क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का होगा। स्टूडेंट मस्ट कनेक्ट फैक्ट्स, अंडरस्टैंड प्रोसेसेस एंड एक्सप्रेस देम इन देयर ओन वर्ड्स, खुद का वर्ड्स होता है, अनलाइक मेमोरी लेवल विच इन्वॉल्व रिकॉल और आइसोलेटेड फैक्ट, जो बस रिकॉल याद करना है तो आपका ये क्या हो जाता है, मेमोरी लेवल टीचिंग हो जाता है, ठीक है। यानी कि समझ स्तर व्याख्या आंतरिकीकरण की मांग करता है, छात्रों को तथ्यों और जोड़कर प्रक्रिया को समझना और अपने शब्दों में प्रस्तुत करना होता है, जबकि स्मृति स्तर केवल तथ्यों को याद करने तक सीमित होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आया जाए, क्या है, Which activity reflect higher cognitive level, उच्च संज्ञानात्मक स्तर को कौन सी क्रिया दर्शाती है कि उच्च संज्ञानात्मक स्तर है, तो सॉल्विंग ए न्यू प्रॉब्लम, जो नया समस्या को जो हल करा जाता है वो कॉग्निटिव लेवल को दर्शाती है। यानी कि सॉल्विंग ए न्यू प्रॉब्लम रिक्वायर एनालिसिस, सिंथेसिस, एप्लीकेशन एंड इवैल्यूएशन जो होता है आपका ये
किसका कॉग्निटिव लेवल का पार्ट है। विच आर हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। मेमोराइजेशन क्या करता है, सिर्फ नोट कॉपिंग। पैसिव लिसनिंग होता है, ओनली डेवलप द लोअर ऑर्डर स्किल्स डेवलप होता है मेमोरी लेवल में, ठीक। यानी कि ओवरऑल क्या है, नई समस्याएं हल करने में विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोग और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं। रटना या नोट्स लिखना केवल निचले स्तर का कौशल विकसित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। द क्लासरूम स्ट्रेटजी टू डेवलप मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉग्निशन टुगेदर इज, यानी कि स्मृति, स्मृति हो गया, समझ हो गया और संज्ञान दोनों तीनों के विकास हेतु तो सर्वोत्तम सर्वोत्तम कक्षा रणनीति है। ये क्या हो सकती है भाई, तो ये डिस्कशन विद एग्जाम्पल एंड प्रॉब्लम सोल्विंग होगा, जो तीनों स्मृति, समझ और संज्ञान तीनों को लेकर चलता है। उदाहरण और समस्या समाधान सहित चर्चा जो होता है, ये आपका क्या होता है, स्मृति, समझ और संज्ञान तीनों होता है। यानी कि डिस्कशन जो होता है, डिस्कशन अलाउ स्टूडेंट टू कॉम्प्रिहेंड एंड इंटरप्रेट द कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल जो होता है, हेल्प मेमोराइज इंपॉर्टेंट फैक्ट मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलप एनालिटिकल एंड cognitive skills cognitions, integrated methods, engage multiple domains and promote the meaningful learning को प्रमोट करता है। यही क्या होता है आपका एक्चुअली मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और कॉग्निशन तीनों को मिला के होता है। यानी कि चर्चा से छात्र अवधारणाओं को समझते हैं, जैसे समझना हो जाता है, उदाहरण से महत्वपूर्ण तथ्य याद करते हैं तो स्मृति हो गया, और समस्या समाधान से विश्लेषण और संज्ञानात्मक कौशल विकसित होते हैं तो संज्ञान हो गया। एकीकृत विधियां कई आयामों में सहभागिता बढ़ाती है और अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आया जाए। Which of the following is an example of formal communication in an organization, यानी कि संस्था में औपचारिक संचार का कौन सा उदाहरण है। जब औपचारिक संचार होता है संस्था में तो ऑफिसर सर्कुलर, यानी कि ऑफिसर लेवल का जो बात होता है, क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, मान लीजिए बैंक में जाते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं तो सिर्फ आपको फॉर्म देना है, पैसा देना है, जमा हो जाता है, बस इतना ही बात होता है। आप ज्यादा उससे इंटेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ एक फॉर्मल लेवल का बात होता है, ठीक। घर में बात कर रहे होते हैं तो इनफॉर्मल बात होता है, कहीं से कहीं कितना बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर कोई टॉकिंग करने का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। लेकिन बैंक हो गया, ऑफिस हो गया या यूनिवर्सिटीज हो गया, यूनिवर्सिटी में आप टीचर से बात करते थे, लिमिटेड बात करते हैं, लिमिटेशंस होता है। फिर फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, इनफॉर्मल होता है, अनलिमिटेड बात होता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है फॉलोज द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, रूल्स और चैनल्स के हिसाब से बातें होती है। इट इज ऑफिशियल होता है, ये डॉक्यूमेंटेड एंड सर्व्स पर्पस लाइक द कन्वेइंग पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मल डिसीजंस। एग्जाम्पल क्या जस्ट बताए थे, ऑफिस सर्कुलर्स, मेमोस, रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल मीटिंग्स जो होता है। इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल जो होता है कम्युनिकेशंस लाइक गॉसिप, बातचीत करना घर में दोस्तों के साथ, कॉजल दैट डज नॉट फॉलो द ऑफिशियल प्रोटोकॉल, हमको प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करा जाता है, आप अनलिमिटेड बात कर सकते हैं, ठीक है। जो अनौपचारिक होता है इनफॉर्मल होता है, यानी कि औपचारिक संचार संगठन की अनुक्रमिक संरचना, नियम और आधिकारिक चैनलों का पालन करता है। यह दस्तावेजीकृत और आधिकारिक होता है, जैसे नीतियों, आदेशों और निर्णयों का संप्रेषण करता है। उदाहरण क्या होता है इसका, कार्यालय परिपत्र, मेमो, रिपोर्ट और बैठकें होती हैं। अनौपचारिक क्या होता है, जैसे गपशप करना, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, बात करने का, बात का अंत ही नहीं होता है। गैर आधिकारिक बातचीत या नियम नहीं होता है, कोई इनफॉर्मल में कोई नियम ही नहीं होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका है कि which statement best describe informal communication, यानी कि अनौपचारिक संचार को सबसे सही रूप में कौन सा कथन दर्शाता है, ये बताइए।
तो इसके लिए होगा स्पॉन्टेनियस एंड कॉजल। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस एंड स्वाभाविक और आकस्मिक जो बात होता है इनफॉर्मल को दर्शाता है। ठीक, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस अकर्स नेचुरली अमंग द एम्प्लॉय विदाउट ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर कोई ऑफिशियल चैनल की बात नहीं होती है। इट इंक्लूड द कॉजल कन्वर्सेशंस, ग्रेप वाइन एंड सोशल इंटरेक्शन जो होता है इसमें सम्मिलित होता है या अनऑफिशियल होता है, और इम्पैक्ट द मोरल रिलेशनशिप एंड समटाइम्स इंफॉर्मेशन फ्लो ऑर्गेनाइजेशंस। It complement formal communication but sometimes spread rumors if are unchecked। मतलब क्या कभी कभी कुछ rumor भी हो जाता है, जैसे कि बात कुछ हो कुछ निकल जाता है। यानी कि अनौपचारिक संचार जो होता है कर्मचारियों के बीच प्राकृतिक रूप से बिना आधिकारिक चैनलों के होता है। इसमें आकस्मिक बातचीत शामिल होते हैं, ग्रेप वाइन और सामाजिक संपर्क शामिल होता है। जो अनौपचारिक बात होता है इसका कोई आधिकारिक नहीं होता है या आधिकारिक नहीं होता है, लेकिन संगठन में मनोबल, संबंध और सूचना प्रवाह को प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या है? विच सिचुएशन रिप्रेजेंट वन वे कम्युनिकेशन। मतलब कि कौन सी स्थिति एक तरफा संचार को दर्शाती है, ये बताइए। तो टीचर गिविंग लेक्चर विदाउट क्वेश्चन, शिक्षक का बिना प्रश्न के व्याख्यान करना एक तरफा होता है। यानी कि व्याख्या दे रहे हैं, क्वेश्चन बताइए नहीं रहे हैं। सिर्फ लेक्चर देने से नहीं होता है, जब तक आप क्वेश्चन के थ्रू, बहुत सारा क्या होता है मैं खुद देखता हूँ, बहुत सारा में सिर्फ आपको लेक्चर दे देगा। ठीक है, लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, मेमोरी लेवल क्या है, भाई आप पढ़ा तो रहे हैं जब तक लेक्चर नहीं देंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं देंगे, बिना क्वेश्चन का पढ़ाई इंटरेक्टिव होता ही नहीं है। जब क्वेश्चन रहता है ना, जब क्वेश्चन से आप एक्सप्लेन देखते हैं तो उस चीज को पूरा क्लियरफाई होता है। और जब सिर्फ थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन क्या आएगा यही पता नहीं चलता है, तो पढ़ने से क्या मतलब फिर। और अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग क्या है, डेवलप ही नहीं होता है। यानी कि क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन पढ़ना ये सबसे बड़ा टीचर को इंटरेक्टिव बनाता है टीचिंग को। ठीक है, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन जो होता है फ्लोज इन ए सिंगल डायरेक्शन होता है विदाउट एक्सपेक्टिंग इमीडिएट कोई इसमें फीडबैक मिलेगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ाने से कोई फीडबैक नहीं मिलता है। एग्जाम्पल क्या है? इंक्लूड लेक्चर्स, लेक्चर देना क्या है, वन वे है, सिर्फ लेक्चर दे के निकल जाना है। कोई थ्योरी पढ़ा रहा, थ्योरी पढ़ा कर निकल गए टीचर, तो इससे क्या होगा, ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। नोटिसेज, अनाउंसमेंट्स एक तरफा होता है। It is effective for delivering the information a large audience but make lack clarity। clarity का होता है बहुत ही कम आता है उसमें, और engagement due to absence of interaction कम होता है। ठीक, यानी कि एक तरफा संचार एक दिशा में होता है और इसमें तत्काल प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं होता, तत्काल प्रतिक्रिया अपेक्षा कर ही नहीं सकती। उदाहरण क्या है कि व्याख्यान, नोटिस, घोषणाएं ये सब एक तरफा होता है। ये बड़ी संख्या में जानकारी देने में प्रभावी है, लेकिन संवाद की कमी के कारण स्पष्टता नहीं आता। सहभागिता में क्या होता है, कमी होता है, कमी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए अब। Which of the following is key feature of two-way communication? निम्न में से द्विमार्ग संचार की मुख्य विशेषता क्या है, ये बताइए। तो फीडबैक इज इनकरेज, यानी कि प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित किया जाता है। अगर ये लर्निंग इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ है, मेन तो प्रतिक्रिया ही है, फीडबैक ही है। और फीडबैक तभी मिलता है जब टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द एक्टिव इंटरेक्शन होता है उसमें बिटवीन द सेंटर एंड रिसीवर के बीच। अलाउ द फीडबैक वहां पे अलाउ होता है, क्लैरिफिकेशन होता है, डिस्कशन एंड एडजस्टमेंट द मैसेज। एग्जाम्पल फेस टू फेस डिस्कशन भी होता है इसमें, मीटिंग्स, वीडियो कॉल्स, ये सब क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन का है ना। कोलैबोरेटिव टूल्स, इट इनहांसेस द अंडरस्टैंडिंग, एंगेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेवलप होता है। ठीक है, यानी कि द्विमार्ग संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच सक्रिय संवाद होता है। इसमें प्रतिक्रिया, स्पष्टीकरण, चर्चा और संदेश का समायोजन शामिल है। उदाहरण आमने सामने चर्चा करना, बैठकें, वीडियो कॉल, सहयोगात्मक उपकरण, यह समझ, सहभागिता और निर्णय क्षमता बढ़ाता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, यानी कि निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया संचार को सबसे सही रूप में दर्शाता है कि मल्टीमीडिया क्या होता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शाता है, यानी कि पाठ, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स का संयोजन होता है, वही मल्टीमीडिया को पूर्ण रूप से दर्शाता है। ठीक, यानी कि मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन इंटीग्रेट्स द मल्टीपल चैनल्स टू कन्वे मैसेज इफेक्टिवली होता है, यूजिंग टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस एंड ग्राफिक्स इनहांसेस द अंडरस्टैंडिंग लेवल को इनहांस करता है, रिटेंशन, एंगेजमेंट। ठीक है। इन मॉडर्न टीचिंग जो होता है, जो नया नया लेवल का टीचिंग क्या होता है, प्रेजेंटेशन करके डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना, ऑनलाइन मॉड्यूल्स बनाना, सोशल मीडिया employ the multimedia to make communications more interactive और मीनिंगफुल, यानी ज्यादा अट्रैक्टिव टीचिंग हो जाता है मल्टीमीडिया का यूज करने से। मल्टीमीडिया संचार कई माध्यमों का उपयोग करके संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाता है, जैसे पाठ हो गया, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, एनिमेशन हो गया, ग्राफिक्स का समझ हो गया, स्मृति और सहभागिता को बढ़ाता है। आधुनिक शिक्षण में प्रेजेंटेशन हो गया, ऑनलाइन मॉड्यूल हो गया, सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया का उपयोग करके संवाद को अधिक इंटरेक्टिव और अर्थपूर्ण बनाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा आपका, कीबोर्ड जो होता है यहाँ पे इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। इनपुट डिवाइस अलाउ द कर देगा इज नोट इनपुट डिवाइस। ठीक है, नोट इनपुट डिवाइस भी क्वेश्चन आता है, तो नोट वहां पर आपको एग्जाम में देखना होता है। तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, यानी कि इनपुट डिवाइस अलाउ यूजर्स टू प्रोवाइड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस द कंप्यूटर। द कीबोर्ड है, कीबोर्ड इनेबल टाइपिंग टेक्स्ट, जो होता है आपका। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है, इनपुट डिवाइस होता है, टेक्स्ट कमांड मिलता है। आउटपुट क्या होता है, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्पीकर, सब क्या होता है, आउटपुट होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, which devices is primarily used to display the processed data, यानी कि प्रसंस्कृत डेटा को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो होता है मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग बाय कंप्यूटर। और द मॉनिटर डिस्प्ले से शो किया जाता है विजुअल आउटपुट सच एज टेक्स्ट के फॉर्म में, ग्राफिक्स के, वीडियोज के फॉर्म में जो उसको दिया जाता है। प्रिंटर प्रोड्यूस हार्ड कॉपी देता है। स्पीकर आउटपुट, ऑडियो आउटपुट मिलता है उससे। आउटपुट डिवाइसेस मेक डाटा अंडरस्टैंडेबल टू यूजर्स। आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस क्लियर हो गया होगा, ऐसा मानते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैम इज करेक्ट, कह रहा है कि रैम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए कि रैम के बारे में क्या सही है। तो वोलाटाइल मेमोरी होता है रैम, क्या भाई, राम राम भरोसे, यानी कि वोलाटाइल होता है। राम क्या होता है, राम भरोसे, वोलाटाइल होता है, और स्थायी मेमोरी रैम होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इज टेम्पोररी मेमोरी यूज्ड बाय सीपीयू टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस करंटली इन यूज। When the computer is turned off, RAM does losses, system बंद, डाटा खत्म RAM में होता है। It allow fast read write accesses, enhancing the system performance. ROM read only memory permanent होता है, contrast is permanent memory। ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है और स्थायी स्मृति है, जिससे सीपीयू वर्तमान उपयोग हो रहे डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए प्रयोग करता है। कंप्यूटर बंद होने पर रैम की सामग्री मिट जाती है। यह रीड राइट एक्सेस प्रदान करता है, यह तेज रीड राइट प्रदान करता है और सिस्टम प्रदर्शन बढ़ाता है। रोम अस्थायी होता है। रोम क्या होता है, अस्थायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which feature distinguishes रोम फ्रॉम रैम, यानी कि रोम को रैम से अलग करने वाली मुख्य विशेषता क्या है, कि उससे अलग करता है। तो रीड ओनली एंड नॉन वोलाटाइल क्या होता है, रोम ही होता है ना, रीड करता है और नॉन वोलाटाइल होता है, केवल पढ़ने योग्य और अस्थायी बनाता है रोम।
जबकि रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रीड सिर्फ करता है रोम, और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है। यानी कि रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, इज परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल होता है, कंटेनिंग द फर्मवेयर एंड एसेंशियल प्रोग्राम फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम में रोम का ही यूज होता है। और रैम उसको उलट है, ठीक है। रैम जो होता है नोट जस्ट लॉस व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ, डाटा लॉस हो जाता है, कैन नॉट बी रिटेन अंडर द नॉर्मल ऑपरेशन, वैसे नहीं लिया जाता है, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी जो होता है अस्थाई अस्थाई होता है, अस्थाई नहीं होने वाली स्मृति जिसमें फर्मवेयर और सिस्टम बूटिंग के लिए आवश्यक प्रोग्राम रहते हैं। रैम के विपरीत इसमें डेटा का कंप्यूटर बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है, इसे सामान्य उपयोग में लिखा नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। Which generation of computers introduced the use of microprocessor? कंप्यूटर के किस पीढ़ी में मैक्रो प्रोसेसर का उपयोग शुरू हुआ, ये बताइए। तो ये पीढ़ी जो था आपका फोर्थ जनरेशन में मैक्रो प्रोसेसर का यूज शुरू हुआ था, ठीक है। यानी कि क्या देखा जाए कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 ऑनवर्ड्स के आसपास आया, यूज मैक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज किया गया, which integrated CPU functions on single chip, reducing the size को रिड्यूस किया गया, कॉस्ट मतलब इंक्रीजिंग द स्पीड बढ़ा। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, बहुत टाइम टेकन लगता था। सेकेंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। थर्ड में क्या हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ था। और फोर्थ में मैक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। यानी कि सारा जनरेशन यहाँ पर एक साथ हो गया। मैक्रो प्रोसेसर्स इनेबल द पर्सनल कंप्यूटर एंड मॉडर्न कंप्यूटिंग होता है। यानी कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में 1971 में मैक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ, जिसमें क्या, जिसने सीपीयू के कार्यों को एक ही चिप पर समाहित किया, जिससे आकार और लागत कम हुई और गति बढ़ी। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी ट्रांजिस्टर्स और तीसरी इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थी। मैक्रो प्रोसेसर ने पर्सनल कंप्यूटर और आधुनिक कंप्यूटर को संभव बनाया। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम पैसेज भी बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो होता है 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि 5 क्वेश्चन 2 नंबर का आता है 10 नंबर। हालांकि इससे पहले वाला पैट में नहीं पूछा गया था, ठीक है। इससे पहले जो हम प्रीवियस आपको करवाए भी हैं उस पैट में यह क्वेश्चन एलएलयू में नहीं पूछा गया था, बट इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई ठीक नहीं है कि कब क्या एग्जाम क्वेश्चन का लेवल रहता है, कि पूछा भी जा सकता है। इसलिए आज आप लोग के बीच हम कंप्रीहेंशन लेकर आए हैं। और कंप्रीहेंशन आप कैसे कर सकते हैं, देखिए कंप्रीहेंशन करने के लिए कंसंट्रेशन सबसे पहला मैटर करता है। यानी कि आपको कंसंट्रेट रहना है एग्जाम हॉल में। जब आप कंसंट्रेशन होकर किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो आपको वो चीज लाइन बाय लाइन याद रहता है कि हम इस चीज को आगे कर सकते हैं। जब कंप्रीहेंशन को क्वेश्चन करें तो सबसे पहले कंसंट्रेट को बनाना है कि हम जो पढ़ रहे हैं ब्रेन इसी पे रहे, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना होता है। कंप्रीहेंशन यही करता है। दूसरा चीज होता है कीवर्ड। जो कीवर्ड्स है, जो कुछ कुछ मेन पॉइंट है, उससे आप याद कर ले, याद नहीं देख ले, याद करने का सवाल ही नहीं है। डाटा दिया हुआ है, एक बार पढ़ लें, फिर क्वेश्चन पढ़ें, फिर कंप्रीहेंशन पढ़ें, आपको आंसर खुद ब खुद निकलता चला जाएगा। जैसे ये कंप्रीहेंशन है, ठीक है। Industrializations and urbanizations have increased the environmental challenges है। One major issues is air pollution। अभी क्या मतलब जो इशू हो रहा है एयर पोल्यूशन का चल रहा है ना, क्यों ऐसा एयर पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकल एमिशंस की वजह से हो रहा है, फैक्ट्री की वजह से हो रहा है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हो रहा है। अनदर कंसर्न इज वाटर कंटामिनेट, वाटर भी कंटामिनेट दूसरा कारण है। ड्यू टू द अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज की वजह से व्हिच कैन लीड टू द हेल्थ प्रॉब्लम लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज एंड एक्सट्रीम केसेस कंडीशन सच एज ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। वाटर मतलब जब वाटर का लेवल ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, नाइट्रेट का लेवल बढ़ता है, तो क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कॉज्ड बाय नाइट्रेट ड्रिंकिंग वाटर इफेक्टिव इन्फेंट। खास करके किसमें होता है, ये बच्चों में होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिससे
मतलब कि नाइट्रेट का लेवल वाटर में बढ़ जाने से होता है। तो इस तरह से आप पूरे को जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है, जो हिंदी मीडियम से है वो भी यहाँ पे आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए आप यहाँ पे पढ़ लेंगे इसको। कंप्रीहेंशन में इस तरह से क्वेश्चन करना होता है, जो आप करेंगे तो 5 नंबर तो श्योर रहता है, अगर पूछ दिया तो आपका 10 नंबर यहाँ पे श्योरिटी रहता है कि अब बनना ही बनना है। चलिए, नहीं चूंकि प्रोबेबिलिटी है, इससे पहले वाला 2 पैटर्न लगातार कंप्रीहेंशन आया था, सिर्फ इस बार नहीं आया है, इससे पहले वाला पैटर्न में, लेकिन अगला बार आ सकता है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, which factor is primarily responsible for causing the blue baby syndrome? ब्लू बेबी सिंड्रोम का मुख्य कारण कौन सा है? अभी तुरंत बताया है ना, यहाँ देखिए ऑलरेडी कंप्रेशन में दिया रहेगा, वहां भी क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है ना, caused by the nitrate in drinking water affecting infant, तो नाइट्रेट देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, ब्लू बेबी सिंड्रोम। कोई दिक्कत? ब्लू बेबी सिंड्रोम का मुख्य कारण कौन सा है, तो नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर। तो इसी तरह से आपको पूरा एक बार जो हिंदी मीडियम से है इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए करना खुद आपको क्वेश्चन है, हम आपको गाइड जहां तक लगता है क्या हेल्प करने के लिए, क्वेश्चन देने के लिए हम दे रहे हैं, आप एक बार इसे जरूर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा हम मानते कि आप करेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है अकर्स व्हेन द इन्फेंट कंज्यूम द वाटर हाई इन नाइट्रेट्स व्हिच इंटरफेयर्स विद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड गिविंग द स्किन ब्लूइश, स्किन ब्लू हो जाता है, इसलिए उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। दिस इज ऑफन लिंक्ड टू द एग्रीकल्चर रन ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड एंटरिंग वाटर सोर्सेज। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है शिशुओं में तब होता है जब नाइट्रेट युक्त पानी पीते हैं, जिससे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन बाधित होता है और त्वचा नीली दिखाई देती है। यह अक्सर कृषि पर अफवाह और असंसाधित सीवेज के पानी से स्रोत में नाइट्रेट के जाने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which is a major source of air pollution mentioned in the passage? यानी कि पैसेज में उल्लिखित वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है, ये बताइए कि प्रमुख स्रोत कौन सा। देखिए यहाँ पर लिखा होगा क्या है, एयर पोल्यूशन का प्रमुख कॉज्ड बाय द व्हीकल्स इमिशन एंड फैक्ट्रीज बिल्डिंग एंड, है ना, व्हीकल इमिशन और फैक्ट्रीज है। हिंदी में भी देख लीजिए क्या है, वायु प्रदूषण जो वाहन है ना, वाहन उत्सर्जन कारखानों के जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है। अब यही चीज आपका यहाँ पैसेज में लिखा होगा, है ना, है ना। पैसेज में उल्लिखित वायु प्रदूषण फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, कारखाने और वाहन से होते हैं, ठीक है। यानी कि एयर पोल्यूशन अराइज फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू पैसेज के अनुसार जो आपका है, ये आंसर बिल्कुल सही होगा, आप देख लेंगे इसको। चलिए 38 नंबर की ओर आते हैं। व्हाट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज, यानी कि असंसाधित सीवेज डिस्चार्ज में कौन सी पर्यावरणीय समस्या होती है, ये बताना है। तो इसका आपका होगा वाटर कंटामिनेशन, जो सीवेज का इशू होता है अकॉर्डिंग टू योर पैसेज वाटर कंटामिनेशन के कारण ही होता है, ठीक है। जल प्रदूषण है ना, जो असंसाधित सीवेज के कारण होता है, क्लियर है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जल प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। ये आप देख लेंगे अनट्रीटेड सीवेज, आपको जो पॉइंट है ये सारा चीज क्या हुआ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, आप खुद करेंगे। Which energy sources mentioned in the passage eco-friendly sustainable, पैसेज में उल्लिखित कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल अस्थायी होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग खुद करेंगे तो क्लियर होगा थोड़ा कंसेप्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है ही। चलिए नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, इसे भी आप खुद करेंगे। व्हाई इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कंसीडर द हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि अनवकरणीय ऊर्जा को पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों माना जाता है। तो इसका जो होता है इट कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन रिसोर्स डिप्लेशन, इसके लिए हानिकारक माना जाता है अकॉर्डिंग टू पैसेज, और इसका एक्सप्लेनेशन आपका ये रहा, इसे आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से आज हमने आप लोगों के बीच टोटल 40 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन किए हैं विथ हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। देखिए
हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में करने में थोड़ा टाइम टेकन होता है, और बट आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हमने दिया है कि कोई भी आपको कहीं से भी दिक्कत ना होगा, पूरा एक्सप्लेन है। अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं, प्रॉपर स्टडी करते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ आप लोग कि अगर प्रॉपर आप वीडियो फॉलो कर रहे हैं, हर लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, मैं इस चीज को भी फोकस कर रहा हूँ, और जो मॉक टेस्ट है उसे भी जो पूरा फॉलो कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन में उनका 35 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में आप आराम से मार्क आइएगा, और सही टिक टिक करके आइएगा, जो आपका सिलेक्शन पेपर 1 ही करा देगा। पेपर 2 तो आप अपना जो आपका सब्जेक्ट्स है पीजी का, उसे आप स्ट्रॉन्ग करें, रिवाइज कीजिए, टाइम बहुत कम है, और पेपर 1 के लिए तो हम हैं ही, जो आपको कहीं से भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये सीरीज एग्जाम तक चलता रहेगा, ठीक है। अब इस लेक्चर को यहीं तक हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।